नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वियर्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट 4 के अंदर लैंड रिसोर्सेज। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखे हो, तभी आपको समझ में आएगा। लैंड रिसोर्सेज देखो, हम ना लैंड पर जीते हैं, लैंड पर मरते हैं और बहुत सारी चीज़ें लैंड पर ही करते हैं। सो लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें भी लिखा हुआ है वी लिव ऑन लैंड, मतलब हम लैंड पे जीते हैं। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, मतलब कि हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड पर करते हैं और इसलिए लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। खाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं, बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा लैंड के ऊपर बेस है। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है, मतलब हम लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी कारण से हमको लैंड का यूज़ है ना वो बड़े प्लानिंग के साथ करना चाहिए। अब इंडिया के अंदर तो और भी प्लानिंग के साथ करना चाहिए, बिकॉज इंडिया के पास जो है ना वो वैरायटी ऑफ रिलीफ है। वैरायटी का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? विविधता। मतलब इंडिया खाली प्लेन से नहीं बना, इंडिया खाली माउंटेन से नहीं बना, इंडिया खाली प्लेट्यू से नहीं बना। इट मीन्स इंडिया के पास सभी चीज़ें हैं पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, और उसको हमको कैसे यूज़ करना है वो कैसे होगा जब हम उसकी केयरफुल प्लानिंग करेंगे। सो देखते हैं। देखो, 43% इंडिया के पास प्लेन है जो कि हमें एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए बड़े सूटेबल रहते हैं। उसके बाद 30% हमारे पास माउंटेन्स है जो कि रिवर्स के लिए, पेरेनियल रिवर्स के लिए बड़े अच्छा रहता है, टूरिज़्म के लिए बड़ा अच्छा रहता है, इन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, बिकॉज बहुत सारे पशु, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे अच्छी क्वालिटी में जो है माउंटेन्स में होते हैं। एंड प्लेट्यूज जो रीजन है वो 27% है, जहाँ से हमारा मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट जो है आता है। इट मीन्स इंडिया के पास डाइवर्सिटी ऑफ लैंड है। एंड अब लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, कैसे होता है लैंड का यूटिलाइजेशन? सो इसमें बताया गया कि हम लैंड एज अ फॉरेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया का टारगेट है कि हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया लेके आना है। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल तब नहीं हो सकती, या तो वो लैंड बैरन एंड वेस्ट लैंड हो, मतलब कि खराब लैंड हो, एंड ऐसी लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए जो है यूज़ करी गई हो, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसी लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, लाइक परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। इट मीन्स कि ऐसे जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हैं और वो नेचुरली ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब कि ऐसी लैंड जहाँ पे ट्री जो है ना अनकल्टिवेटेड ट्री है, मतलब कि वहाँ पे अपना भी उग गए हैं वो ट्री। फिर सी आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जो कि हम उसके ऊपर कल्टीवेशन तो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए उसके ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। चौथे टाइप से कैसे इस्तेमाल होती है, फैलो लैंड, ऐसी लैंड जो कि खाली छोड़ दी गई है। अब देखो, फैलो लैंड दो टाइप की होती है, एक होती है करंट फैलो जो कि 1 साल तक खाली छोड़ी गई होती है, एक होती है अदर देन करंट फैलो, मतलब 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ दी गई होती है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया होता। नेक्स्ट आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वह एरिया होता है जिसके ऊपर एक बारी फसल उगा दी जाती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। एंड ग्रोस क्रॉप एरिया उसे बोला जाता है कि नेट सोन एरिया प्लस ऐसा एरिया जिसके ऊपर एक से अधिक बार फसल उगाई गई है, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं नेट सोन एरिया के अंदर तो उसको बोलते हैं हम ग्रोस क्रॉप एरिया। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखते रहिए व्यर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।